Good morning, students. Chapter 12, Janpadas and Mahajanpadas. I have done the first part. This is second part I am going to do. This is your Sita ma'am again in front of you with the second part. So in the first part, we have done about how Janpads grew to Mahajanpads with the help of matrimonial alliance and by conquering other states, nearby states, and the important rulers, especially Bimbisar and Ajashadru and Darshak. Now we'll move on to the administration part, how administration was carried out during the Janpads and Mahajanpad time. So here I always told one particular thing. एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ चीज़ें जो हैं, आपको हर चैप्टर में एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा, हर जगह क्वेश्चन भी आता है, हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन कैरिड आउट ड्यूरिंग हर्षा पीरियड, हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन कैरिड आउट ड्यूरिंग जनपद एंड महाजनपद पीरियड, ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं. तो उसका ना एक पर्टिकुलर एक फॉर्मूला, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab लिखते हैं, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फॉर्मूला है. मैं एक फॉर्मूला बता रही हूँ, वो 3 लाइन तो आप हर जगह फिट कर देंगे. पहली लाइन ये, द किंग वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट. बेटा आपको जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है किसी भी राजा के बारे में, तो आपको ये फर्स्ट लाइन लिखनी ही है, किंग वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि राजा ही सर्वोपरि होता है, और वो होता था. ओके, देन ही बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एन्जॉयड वास्ट पावर्स. ये भी आप लिख सकते हैं. ये सेकेंड पॉइंट, ये भी फिट होता है सभी एडमिनिस्ट्रेशन वाले आंसर्स में. ये भी फिट होता है, ही वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ द आर्मी एंड लेड द वॉर्स. ये भी आप लिख सकते हैं. हर आंसर में ये फिट होता है एडमिनिस्ट्रेशन वाले. देन फोर्थ, ही वॉज रिगार्डेड एज द गॉड among his people. ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी, ये इतना इम्पॉर्टेंट लाइन नहीं है, ये स्किप कर सकते हैं आप. देर were many official to assist him in discharging his duties. ये आप लिख सकते हैं, ये पक्का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये सब जगह फिट होता है. The officials were called Mahamantras and they performed the functions of ministers. The other important officials were Seva Nayak as a chief of army, Sangagrahati यानी कि treasurer, Prohita priest, Gramin the head of the village, and Ayuktas performed the similar functions of the state. ये लास्ट लाइन को छोड़कर आयुक्तास परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस ऑफ द स्टेट. अब बाकी ये जो पूरा पैराग्राफ है सभी एडमिनिस्ट्रेशन के आंसर्स में फिट होते हैं. यहाँ तक आप लिख सकते हैं. सिर्फ ये वाला जो आंसर है, ही वॉज रिगार्डेड एज द गॉड अमॉन्ग हिज पीपल, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. अगर आपको लिखने का मन है तो आप लिख सकते हैं आंसर को लेंदी करने के लिए. पर बाकी सारे पॉइंट्स लास्ट लाइन को छोड़कर बाकी सारे जगह ये फिट होते हैं. और एडमिनिस्ट्रेशन का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो बेटा आप इसको लिखिए. इसका मतलब ये होता है कि राजा ही हेड होता है, राजा ही अपनी आर्मी को संभालता है, राजा ही पूरे वॉर्स की वॉर यानी कि निगरानी करता है, उसी की देख रेख में पूरे वॉर्स लड़े जाते हैं, उसी की आइडियालॉजी को फॉलो की जाती है. राजा के मंत्री होते हैं, मंत्रियों की हेल्प से वो सारी मंत्रगणना करके विचार विमर्श करता है, चाहे वो वॉरफेयर मैटर हो, चाहे वो स्टेटली मैटर हो. उसके साथ साथ बेटा उसको असिस्टेंट्स, जो हमारे जो जितने भी मंत्री लोग हैं उनकी बात माने या ना माने ये राजा पर निर्भर करता है. ही इज़ ओनली एडवाइज्ड, वो ज़रूरी नहीं कि उनकी बात माने, है ना. तो इस तरह से राजा अपने मंत्रियों के साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेशंस यूजुअली किया करता था. द सिलेक्शन ऑफ ऑफिशियल्स वेर मेड बाय द काउंसिल in the republic. The ministers played very important role in the administration. King had a powerful and disciplined army comprising of infantry, cavalry, war, elephants and chariots. तो जो ऑफिशियल्स यानी कि जो मंत्री चुने जाते थे वो बहुत ही नेक काबिल मंत्रियों से ही मतलब चुने जाते थे और उन्हीं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता था.
इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट रोल होता था उनके एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए, उनको स्पेशली रखा जाता था। एंड उनके पास, राजा के पास बहुत पावर होता था, स्पेशली उसकी पावर वॉर में होती थी। इसीलिए वो जो पूरे वॉर को अपने निगरानी में रखता था, उसकी आर्मी में वो बहुत ध्यान रखता था। उसकी आर्मी, पैदल आर्मी, तो ऊँट वाली आर्मी, तो जो उसके सैनिक दल है, और वॉर वाले एलिफेंट्स हैं, रथ हैं, इन सबको वो बढ़ाते रहता था ताकि वो अपना दमखम दिखा सके। तो इस तरह से वो अपनी आर्मी के ऊपर खर्च करता था। अब उस समय के सोशल कंडीशन पे चलते हैं। सोशल कंडीशन यानी कि समय, उस समय क्या चलता था। तो मैंने जैसे आपको पिछली बार बताया था कि वैदिक पीरियड के टाइम पे वर्णा सिस्टम, तो सोसाइटी में उस समय से वर्णा सिस्टम जो चला था वो अभी तक, आई मीन आज के प्रेजेंट डे तक चल रहा है। सो द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन ऑन वर्णा सिस्टम। और ये वर्णा सिस्टम वाली मैंने आपको एक बहुत अच्छे तरीके ट्रिक बताई थी कि आप ऐसे 4 लाइन्स में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर ब्राह्मण्स, दिस इज़ फॉर क्षत्रियस, दिस इज़ फॉर वैश्यस, एंड दिस इज़ फॉर शूद्रास। ब्राह्मण्स looked after the religious matter, kshatriyas looked after the internal and external matters of the kingdom, vaishyas looked after the trade, and sudras, they looked after the, I mean they worked for these 3 classes. So इस तरह से सोसाइटी डिवाइड थी। देखिए वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है कि द ब्राह्मण, क्षत्रियस एंड वैश्यस, ये 4 कास्ट होते थे जो कि सोसाइटी में उस वक्त बहुत प्रिवलेंट था। क्षत्रियस ज़्यादातर बेटर माना जाता था। इस समय तक क्षत्रियस युद्ध लड़ने में बहुत काबिल माने जाते थे। तो ब्राह्मण्स के से ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे क्षत्रिय, पहले जैसे यहाँ पे ब्राह्मण्स नहीं आएगा, क्योंकि यूजुअली मैंने जो आपको बताया था अभी जो 4 डिवीज़न, वो यूजुअली होता था, लेकिन जनपद एंड महाजनपद के दौरान क्षत्रियस को बहुत इम्पोर्टेंट दिया जाता था। वैश्यस ज़्यादातर गृहपति होते थे, यानी कि वही एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, ये जो भी ट्रेड करते थे। द ड्यूटी ऑफ द शूद्रास वेर टू सर्व द अदर क्लास, जो कि सेम था। और वैश्य वर्णा सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन बर्थ, नॉट ऑन द वर्क, माने जिसकी मतलब वही मैंने बताया था लेटर वैदिक पीरियड के बाद अगर कोई ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण ही रहेगा, उसके सारे काम ब्राह्मण के ही करने पड़ेंगे। क्षत्रिय तो क्षत्रिय ही के काम करने पड़ेंगे, भले ही उस बच्चे को युद्ध में इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन आगे जाके उसको ट्रेडिंग करने का शौक़ हो तो भी वो क्षत्रिय ही बनेगा, युद्ध करेगा, यानी कि वो एक रूलर ही बनेगा। रूलर यानी कि सोल्जर ही बनेगा। एंड उसमें काबिलियत है तो वो रूलर भी बन सकता है। सो उस ज़माने में ऐसा था। द फैमिली वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि फैमिली से गांव बनता है, एक फैमिली से मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से गांव बनता है, गांव से शहर बनता है, शहर से देश बनता है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। और फैमिली इसलिए इम्पॉर्टेंट है। द वुमेन ऑक्यूपाइड a prestigious position in the place in the society. They studied Vedas and their education were given importance, and there were perhaps some tribes which were considered untouchable. अनटचबिलिटी आ गई थी, वुमेंस को अभी भी थोड़ी रेस्पेक्ट मिल रही थी सोसाइटी में, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ पे मैं बार बार जो आपको बोलती हूँ कि फैमिली वॉज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट, इसका मेन रीज़न यही है कि फैमिली से एक मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से एक गांव बनता है, गांव से एक शहर बनता है, शहर से एक देश बनता है। तो इस तरह से जनपद से महाजनपद बनते जाते थे। देन कम टू रिलीजन, द रिजिडिटी ऑफ द वर्णा सिस्टम। ये रिजिडिटी का मतलब होता है कि नॉट फ्लेक्सिबल, यानी कि आरामदायक नहीं है। मैंने आपको बताया क्षत्रिय का बेटा अगर क्षत्रिय नहीं बनना चाहता है, सपोज वो ट्रेडिंग करना चाहता है, तो उसको अलाउड नहीं था। इसको बोलते हैं रिजिडिटी। ओके, ये जो वर्ड है रिजिडिटी का मतलब यही होता है कि मतलब वो अगर चाहे तब भी वो अपना वो नहीं दिखा सकता, क्या बोलते हैं उसको, अपनी वो नहीं दिखा सकता, अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर सकता कि वो एक क्षत्रिय ना बने और ट्रेडिंग करे। सो इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो वर्णा सिस्टम में स्ट्रिक्ट रिचुअल्स थे मेड बाय द पीपल हु ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम ब्राह्मणिज्म टू हिंदुज़म।
हाँ, ब्राह्मण्स से थोड़े से लोग ड्रिफ्ट होते जा रहे थे रिचुअल्स के प्रति, और हिंदुज़म थोड़ा अपनाने लगे थे, और बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म उस समय बहुत पॉपुलर था एज द डिस्कार्डेड एनी टाइप ऑफ कास्टिज़म एंड रिचुअल्स, क्योंकि ब्राह्मण्स में बहुत रिचुअल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, कास्टिज़म बहुत माना जाता था ब्राह्मण्स सोसाइटी में, इसलिए धीरे धीरे लोग बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म रिचुअल्स यानी कि रीति रिवाजों को बहुत फॉलो करना पड़ता था। टच अनटचबिलिटी उस वक्त आ चुकी थी, ये नहीं छूना वो नहीं छूना। आपको पता है सुद्रास के पीछे बेटा मोर पंख बांध दिया जाता था, ताकि वो मोर पंख जब वो चलें तो वो मोर पंख उनके पीछे पीछे झाड़ू करते हुए पूरी जगह सफाई करते जहाँ जहाँ से वो चले थे। इससे क्या होता था कि अनटचबिलिटी बढ़ रही थी, और वो मतलब लोगों को अनटचबिलिटी वालों को इस तरह से बिहेव करना पड़ता था। सो ये कुछ कास्टिज़म एंड रिचुअल्स ऐसे बहुत ज़्यादा थे कि लोग बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। लोगों के बीच में बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगे थे। देन कम टू इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन होता है कि द यूज़ ऑफ आयरन बिकेम अ पॉपुलर रेडिकल चेंज in the life of the people of Magadha. The main occupation of people was cattle rearing and agriculture. The tiller was considered to be the owner of that land till he cultivated. The land revenue was charged from 1/12 to 1/6 of the total produce and of the year, known as Bagha. Their main crops were wheat, cotton, rice, sugarcane, which was usually produced three crops in a year. मतलब इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब होता है कि उस समय लोग किस तरह से अपना घर बार या खर्चा कैसे चलाते थे, या कमाई धमाई के साधन क्या थे। तो आयरन का काफ़ी यूज़ हो गया था, मैंने बताया था इस समय तक। मगध में लोग आयरन का काफ़ी यूज करते थे, ज़्यादातर एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग में। एंड द टिल्लर वेर कंसिडर्ड टू बी द ओनर, जो लोग जिसके पास खुद की लैंड होती थी, लैंड कल्टीवेट करते थे, उनको रेवेन्यू एज अ टैक्स लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था। ये लैंड रेवेन्यू को बाग यानी कि 1/6 सपोज़ कोई एक फील्ड है और उस फील्ड में जो खेती हो रही है, सपोज़ 100 बोरा खेती हो रही है, तो 100 डिवाइडेड बाई 6, या तो उसको उस हिसाब से देना पड़ता था, या फिर 100 डिवाइडेड बाई 12। तो जितना भी आंसर आता था उतना उनको एज अ पार्ट राजा को टैक्स देना पड़ता था। और उसके साथ साथ लोग बहुत अच्छे से 3 क्रॉप्स को कर लेते थे, यानी कि अच्छी कमाई थी, लोगों के पास अच्छा साधन था। मिनी ज्वेलरी के साथ साथ वीविंग एंड पॉटरी मेकिंग, कारपेंट्री, ये सब भी क्राफ्ट्स चलते थे। ये सभी अदर वोकेशनल मेथड्स थे जिसमें ऑर्गेनाइजेशन था, गिल्ड्स था, जिसमें हेड होते थे, यानी कि इनका भी एक अध्यक्ष होता था। ट्रेडर्स हैज़ टू पे टैक्स टू द किंग, यानी कि इनके ऑर्गेनाइजेशन में जो गिल्ड्स होते थे उनका एक हेडमैन होता था जिसको श्रीनी बोलते थे, और उनको टैक्स देना पड़ता था और वो टैक्स राजा को जाता था। इस तरह से इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा था, और वेल रेगुलेटेड मनी सिस्टम था। कॉइन्स का इंट्रोडक्शन हो चुका था, एंड कॉइन्स कॉपर एंड सिल्वर में 5 मार्क राजा के सिंबल विम्बल के साथ चलाए जाते थे। देवर 5 मार्क्स सिंबल्स ऑफ सन मून, ये सब मार्क्स होते थे, ट्रीज, माउंटेन्स। एंड मगधा हैड अ वेल डेवलप्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड। आपको मैं हमेशा बता दूं कि मगध का इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड हमेशा ही फेमस रहा है, जिसके कारण ही तो मगध की तरफ अट्रैक्ट हुए थे हमारे महान कई राजा, स्पेशली जैसे मैं बोलूँगी अलेक्जेंडर, और काफ़ी लोग मगध की सफलता के कारण ही आगे आए। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाउन्स वेर पुरानगर, लार्ज टाउन्स, ये बड़े बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स थे, महानगर्स जिनको बोले जाते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं मेट्रोज़, है ना, उसी तरह से। सो ड्यूरिंग दिस टाइम मेट्रोज़ जैसे स्टेट थे चंपा, राजगिरा, सरस्वती, देन कुसाम्बी, इलाहाबाद एंड वाराणसी, वैशाली, मिथिला, ये सब इम्पॉर्टेंट प्लेस थे। अयोध्या, लोग यहाँ पे ना ज़्यादातर ट्रेडिंग करने जाते थे। सम पोर्ट्स भी थे, जैसे ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है बेटा,
ताम्रपुरा जो कि एग्ज़ाम के टेस्ट में क्वेश्चन पेपर में आता है, एंड स्पुरनिक नहीं आता है। ये सब पोर्ट्स थे जो कि उस जमा में ये बहुत आता है। ब्रिग्युचा एंड बाटला ये नहीं आता, ये बहुत आता है टेस्ट में। तो इस तरह से आपको पोर्ट यानी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोर्ट्स की मदद से बहुत अच्छा ट्रेड होता था। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि मैंने हमेशा बताया अभी काफ़ी देर से चैप्टर समझाते समझाते कि मगध बहुत अच्छा था, एक बहुत शक्तिशाली राज्य था और काफ़ी लोग अट्रैक्ट हुए थे। एंड उस वक्त मगध ने इंडिया को काफ़ी रिच बना दिया था। उसी समय से इंडिया सोने की चिड़िया बन गई थी। There were many important number of reasons for the successful of Magध। तो सबसे पहला है कि उसका एडवांटेज, उसका जोग्राफिकल पोजीशन जो मैं बोलूँगी, मगध के चारों तरफ एक फर्टाइल लैंड है, स्पेशली गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के कारण वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। उसके कारण अच्छी फसल होने से कारण अच्छे व्यापार होता है, व्यापार अच्छे होने के कारण लोगों के बीच में तरक्की होती है। हमेशा आपको मैं बता दूं, तरक्की तभी पॉसिबल है जब व्यापार अच्छा हो, ट्रेड अच्छा हो। उसके साथ आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, जो कि यहाँ पे आराम से आयरन मिल जाता था। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, आयरन एंड यहाँ पे एक और पॉइंट है बेटा, मैं ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड अ चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। ओके, ट्रांसपोर्टेशन, वो जो नदी के मदद से जो ट्रीप ट्रांसपोर्ट होता था उससे व्यापार बहुत अच्छा होता था। ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, आयरन माइंस, यहाँ पे बहुत आयरन मिलता था, जिससे कि आयरन का यूज़ वॉरफेयर या मिलिट्री या वेपन बनाने में उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ, जो कि बहुत काम आता था युद्ध वगैरह लड़ने में या फॉरेस्ट क्लीन करने में या कोई भी चीज़ करने में। तीसरी बात, कैपिटल ये लोगों ने दो रखे थे, राजगिरा एंड पाटलिपुत्र, जो कि एफिशिएंट था। काबिल राजा भी थे, मैंने हमेशा बताया कि कोई भी राजा तभी फेमस। नेक्स्ट पॉइंट बेटा कि देवर टू कैपिटल्स, राजगिरा एंड पाटलिपुत्र। ओके, सो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि दो किंग कैपिटल्स थे। ये दो कैपिटल होने से बहुत आराम से इनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट करने में इजी होता था। और थर्ड, एक और जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूँगी, हेडेड बाय द एफिशिएंट एंड फार साइटेड रूलर्स। ये बहुत डिपेंड करता है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास एफिशिएंट एंड काबिल राजा ना हो, फार साइटेड राजा ना हो, तो कभी भी कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करेगा। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी बात आती है कि एफिशिएंट एंड फार साइटेड रूलर। तो उस वक्त बिंबिसार बहुत अच्छे एंड अजात शत्रु बहुत अच्छे रूलर माने जाते थे। एंड एक और ज़रूरी बात होती है, जब भी कोई किंगडम पावरफुल होता है तो उसके लिए होता है एफिशिएंट आर्मी। ओके, तो एफिशिएंट आर्मी बहुत ज़रूरी होता है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब राजपाट सही, माने कोई भी चीज़ हर एंगल से सही होना चाहिए। एफिशिएंट आर्मी होनी चाहिए, एफिशिएंट एरिया होना चाहिए, रिसोर्सेस अच्छे होने चाहिए, जैसे यहाँ पे आयरन का रिसोर्स अच्छा था, है ना। एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंट मनी सिस्टम भी इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। हारमोनियस सोशल स्ट्रक्चर मीन्स लोग बहुत शांति से रहते थे, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थे, झगड़े नहीं थे, आपस में शांति थी। और अच्छे से ब्रिज और कॉन्टैक्ट्स के लिए ब्रिजेस एंड ट्रेड रोड्स अच्छे थे। हमेशा ट्रेड तभी ग्रो करता है जब ब्रिजेस अच्छे हों, रोड्स अच्छे हों। अशोका के टाइम से ये सब चले आ रहा है। एंड मगध वॉज अ मोस्ट फर्स्ट मोस्ट 16 महाजनपद एट उस ज़माने में। तो 16 जनपद, तो ये इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट मगध क्यों है, ये उसका आंसर। मैं बार बार चैप्टर के दौरान बोल रही थी कि मगध इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये पूरा पैराग्राफ आप पॉइंट वाइज एक एक लाइन को एक एक पॉइंट समझेंगे तो आपको 7-8 पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिससे मगध पूरा इंपॉर्टेंट राज्य बनता है या महाजनपद बनता है। इस तरह से मगध से फिर सारे किंगडम्स आते गए एंड रिपब्लिक्स आते गए और बाद में इंडिया एक सोने की चिड़िया बन गया। तो मगध को पावरफुल करने की ये बहुत सारे रीजंस थे, जिससे कि मगध एक पावरफुल बना, महाजनपद बना। और एक क्वेश्चन भी आता है, हाउ मगध वॉज अ पावरफुल एम्पायर। सो थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।